नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसे हम लोग अभी तक 3 पार्ट कर चुके हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे पे, ठीक है। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे ना तो एक बार जाके वहाँ पर देखो, ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छा रिवीजन मिल जाएगा। एंड ये जो भी हम MCQ कर रहे हैं ना, इसका मेन फोकस यही है कि आपका नॉलेज इन्हांस हो, वो भी डीप नॉलेज इन्हांस हो। सिर्फ MCQs को करवा देना ही, मतलब क्वेश्चन को हमने लिख दिया उसके बाद फिर आंसर को टिक कर दिया, वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा बहुत अलग है, यहाँ पर आपको डीप नॉलेज भी मिलेगा। इसलिए अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो CGPSC हो सकता है, CGPSC हो सकता है, वो व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो उसमें ये जो भी MCQs में आधुनिक भारत इतिहास के ऊपर करवा रहा हूँ ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इस सीरीज़ को बहुत अच्छे माइंड ओपन करके देखेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, एक मिनट। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। वेल्सले ने, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने या कॉर्नवालिस ने। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। सदर दीवानी अदालत 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, आंसर मिल गया, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित ब्रिटिश भारत में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय था। इसे 1780 में और फिर 1793 में ब्रिटिश सांसद द्वारा पुनर्गठित किया गया था। सिविल कोर्ट में दीवानी अदालत को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि 1870 से 1905 के बीच अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की समीक्षा की, किंतु सबसे पहले दादाजी नौरोजी, ठीक है, भारत के पितामह ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया और ब्रिटिश शासन को भारत की गरीबी का प्रमुख कारण बताया। तो आंसर कौन होगा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? देखते हैं 1917 में, 1902 में, 1909 में या 1912 में, ठीक है। देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये, ठीक है, 1909, ठीक है। कहाँ पर है ये? 1909। तो इसका आंसर होगा C, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 19वीं ईस्वी शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। क्या लगता है आपको? यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस, मतलब ये जो भी हमारे पास ऑप्शंस है। केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केवल भारतीय रियासतों को समाप्त हो जाना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केवल विदेशी शासन की स्थापना या उपयुक्त सभी।
मुझे लगता है सारा आंसर होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। भारतीय स्थानीय हस्तकला उत्पाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनकी बिक्री घटने लगी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूं। वैसे तो सारा है, तो आपको उपयुक्त सभी लगाना है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। भारत में भारी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ठीक है, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। आपको क्या लगता है, भारतीय देश में मुक्त घूम सके ये होगा? चलिए देखते हैं। जब देश में ब्रिटिश शासन था तब भारत में रेल की पहली शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश शासकों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के लिए, क्या लिखा है, प्रशासनिक सुविधा, यहां पर आंसर मिल गया, बढ़ाने के लिए देश में रेल की नींव डाली। कब पहला ट्रेन चला था? 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से बोरिंदर स्टेशन से लेकर थाने तक, ठीक है, 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, ये यहाँ पर ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो हमको आंसर मिल गया प्रशासनिक सुविधा, लेकिन साथ साथ वहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, ये याद रखना। दूसरा कहाँ चला था? मुंबई से बोरिंदर स्टेशन से लेकर थाने तक चला था। ठीक है, ये याद रखना, मुंबई से थाने। और उसके बाद कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, काली सुंदरता, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। और किसके कार्यकाल में हुआ था ये हुआ था लॉर्ड, ये कहाँ गए लॉर्ड, हाँ एक मिनट, हाँ, डल हौजी के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो यहाँ पर था ये सेकंड नंबर का आंसर था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, क्या रेलवे किस लिए शुरू हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन से ऐड करवा दिया, मतलब आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, तो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब, मद्रास और बंबई, बंगाल और बिहार। चलिए आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो इसका आंसर होगा आंसर मद्रास और बंबई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? कर्जन ने, लॉर्ड मैकले ने, लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड नहीं है, ठीक है, डलहौजी ने, या बेंटिक ने? आगे देखते हैं। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकले ने अपनी प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट, ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, कहाँ गए? मैकले और विलियम्स। ठीक है, तो ये मैकले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैकले ने किया था। ओके, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? ठीक है, कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड क्लाइव। आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लॉर्ड हार्डिंग, तो बी नंबर आंसर ऑलरेडी हो गया। ठीक है, 1910 से लेकर 1916 उनके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा, देखो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, 1911 तो है ही। ठीक है, तो दिल्ली कब पहुंचा कोलकाता से? 1911। एक और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो इसको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर तो लॉर्ड हार्डिंग है, अपना भाई हार्ड है। ठीक है, अपने भाई की जैसा कोई हार्डिच नहीं है। ठीक है, हार्डिंग दिल्ली का हार्ड बॉय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? 1892 एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन, 1935 का भारत सरकार एक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को विभाजित करने के लिए इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919 मतलब 1909, ठीक है, मॉर्ले मिंटो के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्ट ऑफ 1909, 1919। आगे देखते हैं।
ठीक है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कौन था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड वेटिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत में डाक सेवा 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। तो ट्रेन शुरू करने वाले भी कौन? ट्रेन शुरू करने वाले भी मिस्टर डलहौजी, और अपने क्या बोलना चाहिए, डाक की सुविधा स्टार्ट करने वाले भी कौन? मिस्टर डलहौजी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ठीक है, कौन सा अधिनियम है? ठीक है, चलिए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्या लगता है? ठीक है, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकॉल्ज मिनट, ठीक है 1835, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, विवाद के बावजूद पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक की बात भारत परिषद ने स्वीकार की तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित किया गया। ठीक है, इसके बाद भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम हेतु औपचारिक तौर पर स्वीकार किया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है 1835, ठीक है 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ठीक है, कहाँ के 1835? जी 1835। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? किसके काल पे हुआ? कैनिंग, डलहौजी, ठीक है, रिपन और एलिंगटन। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिटेल्स। ठीक है, भारत का पहला बजट वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 में प्रस्तुत किया गया। यह बजट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैन भैया किए थे ये बजट। ठीक है, बजट पे कैन लेके घूमना चाहते थे। ठीक है, मतलब कैन में बजट लेके घूमना चाहते थे। ओके, ठीक है, कैनिंग के हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मनोहर राय, J.N. हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट। ठीक है, तो कौन सा था बंगाल गजट? ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, क्या है यहाँ पर आंसर? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ था। ठीक है, हिक्की भैया कहाँ गए? हिचकी भैया ये हैं। तो पेपर हिक्की मतलब पेपर पढ़ते पढ़ते हिचकी आई, ऐसा करके ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, पेपर पढ़ते पढ़ते क्या आया? हिचकी आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है मैकले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए देखते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित एक सार्वजनिक, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 में हुई थी। स्थापना तिथि तक यह दक्षिण एशिया में एक बहुविषयक और धर्मनिरपेक्ष पश्चिम शैली के विद्यालयों के रूप में स्थापित होने वाला पहला संस्थान है। ठीक है, स्कूल की स्थापना 1857 में हुई थी जब लॉर्ड कैनिंग, आंसर मिल गया, आंसर ढूंढ रहे थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन था भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 24 जनवरी 1857 में लागू हुआ। ठीक है, तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कैन लेके घूम रहे थे। ठीक है, कैन लेके पढ़ा रहे थे। कैन क्या होता है यार? वो क्या बोलते हैं, पेप्सी वाला कैन नहीं होता, वो वाले कैन की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टन अधिनियम या कंपनी अधिनियम। आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियामक अधिनियम। ठीक है, क्या बोला मैंने? नियामक अधिनियम। यहां आंसर मिल गया।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये कौन सा अधिनियम था? नियामक अधिनियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो इन सारे चीज़ का जो वे है, मैं ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको सारी डिटेल्स क्यों दे रहा हूँ, कारण ये है आपके दिमाग में छप जाए सारी चीज़ें, और यही तो मुद्दा है। करना होता तो क्या करता, 30-50 जो क्वेश्चन है उनको फटाफट टिक मारता है, इधर इधर टिक मार देते हैं ऐसे ऐसे करके ना, जैसे ऐसे जो है टिक टिक मार देते आगे, इधर भी टिक मार देते ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाते। ठीक है, और अपना मैं आंसर देता तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्ड में नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग की सारी चीज़ें छप जाए और आप किसी भी एग्जाम को दो और जहाँ पर भी, ठीक है, हिस्ट्री आता है, इंडियन हिस्ट्री, और उसमें आधुनिक भारत का इतिहास आता है ना, वो तो नहीं चुके भैया। ठीक है, ये मुद्दा है। चलिए क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे अपन डिस्कशन ये भी करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उस बारे में 2-4 बातें मैं अपने मुझे जो समझ में आती है मैं वो भी बोल दूंगा। ठीक है, चलो। अंग्रेजों ने भारत में, ठीक है, भारत लिखा हुआ है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1813 में, 1833 में, 1835 में या 1844 में? ठीक है, आगे देखते हैं। 1835 में अंग्रेजों ने, आंसर मिल गया। ठीक है, 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकले, ठीक है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शुरू कराने का फैसला किया। ठीक है, अंग्रेजी अधिनियम 1835, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया एक विधायी अधिनियम था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1835। आंसर मिल गया हमको। आगे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के माध्यम बनाने का निर्णय लिया? ठीक है, अभी देखते हुए आया आंसर, तब भी देख लेते हैं। ठीक है, वेलोचली, हार्डिंग, डलहौजी या बेंटिक? ठीक है, इसका भी आंसर हमको मिलेगा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में भारत का परिषद का एक विधायी अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के निर्णय को प्रभावशाली करने के लिए था, जिसके अनुसार विलियम बेंटिक, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा और सहायता के खर्च करने के लिए कहे गए पैसे का पुनः आवंटित हो। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम? विलियम बेंटिक। बैट लेके बोले भैया इंग्लिश शिक्षा ज़रूरी है, नहीं तो मारेंगे हम, तुमको इंग्लिश शिक्षा ज़रूरी कराना पड़ेगा। तो बैट ले लेके डरा के इंग्लिश शिक्षा यहाँ पर प्रारंभ हुआ। ऐसे ट्रिक्स है, याद करेगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, वालिस को खालिस्तान के लिए जाना जाता है। ठीक है, बंगाल का स्थायित्व राजस्व व्यवस्था क्या लगता है? ठीक है, जातीय व्यवस्था का प्रहार, ठीक है, संयुक्त राज्य की भू स्व राजस्व व्यवस्था या मद्रास की रैतवाड़ी व्यवस्था? चलिए आगे इसका देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसलिए 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है, क्या आंसर मिल गया? स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राज्य पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है, इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिए गए और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। किसे बोला जाता है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो आंसर होगा बंगाल की स्थायी बंदोबस्त के रूप में। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1909 के मिंटो मोले सुधार, 1919 के मार्टेंग्यू, ठीक है, चैम्प्सफोर्ड सुधार या 1935 का भारत सरकार अधिनियम? चलिए इसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड मिंटो, उन्हें भारत का सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 1909 भारतीय परिषद अधिनियम, यहां आंसर मिल गया, ठीक है, इसके सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की, जहां मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है? लॉर्ड मिंटो, 1909। ठीक है, मिंटो मोले सुधार। ठीक है, आंसर मिल गया 1909। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिंटॉक या जेम्स प्रिंसेप? देखते हैं आगे। ठीक है, तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स, कौन? सर विलियम जोन्स
द्वारा की गई थी? आंसर मिल गया हमको। ब्रिटिश राज की तात्कालिक राजधानी कलकत्ता में न्यायमूर्ति रॉबर्ट चैम्बर्स की अध्यक्षता में 15 जनवरी 1784 को दार्शनिक विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, सर विलियम जोन्स एक ब्रिटिश प्रचारविद और न्यायविद थे। उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, कब हुआ था, किसने किया था? ठीक है, सर विलियम जोन्स। कहाँ गए? बी नंबर में है सर विलियम जोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन की गठन किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन है भारत में विधान मंडलों की समीक्षा करना। आगे देखते हैं, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। ये हो सकता है। वायसराय की स्थिति पद की समीक्षा करना, या भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। ठीक है, ये कहाँ चले गया? हाँ, भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। चलिए आगे देखते हैं। सही उत्तर संवैधानिक सुधार के लिए के प्रश्न पर विचार करना था। ठीक है, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए, ठीक है, भारत में संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया। जैसा कि वादा किया गया था, कई भारतीयों द्वारा इस आयोग का कड़ा विरोध किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड नंबर का, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, बैट पकड़ पकड़ के मारे थे सती प्रथा। ठीक है, बैट पकड़ पकड़ के मारे थे सती प्रथा बंद कराना है बोल के। ये हो सकता है हिंदू के लिए, हिंदू जो थे उनके लिए सही एक हिसाब से था, लेकिन वो जो ब्रिटिश थे ना, उनको ये बिल्कुल सही नहीं लगा, और एक हिसाब से सही भी है। और दूसरा जो जिनका एक सोच थी वो भी आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो आज डेट में इतनी समझ हमारे अंदर आ चुकी है, तो एक महिला जो होती है, जो शादी करती है, ठीक है, महिला शादी करने के बाद अगर उनकी पति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद अगर उनको सती होना पड़ता है, ठीक है, सती होना पड़ रहा है, इसका मतलब समझिए उसकी ज़िंदगी तो वहीं पर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई ना। ठीक है, उनको जिंदा जला दिया जाता था। कितनी बड़ी मतलब एक बोलना चाहिए, कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती थी उन्हें, और उनको सीधा मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ा मतलब दुखदायी चीज़ था ये, एंड इसी कारण बेंटिक को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बोला सती प्रथा को बंद करना है। यहाँ पर तो मैंने डिटेल्स दे दिया, आगे देखते हैं। 4 सितंबर साल 1829 में, ठीक है, को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत पर पूरी तरह से रोक लग गया। और भैया उस टाइम जो अंग्रेज थे ना, वो कोई भी रूल नियम निकालते थे ना, तो मतलब नहीं मानते थे तो धो देते थे। तो भैया उस टाइम तो करना ही पड़ा लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूलशंकर। चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने से स्वामी दयानंद सरस्वती का बाल्यावस्था में नाम मूल शंकर रखा गया। मूल शंकर, ठीक है। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। ओहो, ठीक है, मूल शंकर का मूल शंकर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम था, ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार या रॉलेट एक्ट। आगे देखते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में 1909 के रूप में भी जाना जाता है। तो मॉर्ले मिंटो सुधार 3rd नंबर इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, लेकिन उससे पहले जैसे कई लोग का क्वेश्चन होता है, हम एस्पिरेंट्स हैं सारे लोग, ठीक है, आप भी एस्पिरेंट्स हैं, एंड हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? हो सकता है आप CGPSC का प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है, CGPSC का प्रिपरेशन कर रहे होगे, हो सकता है आप, ठीक है, CG व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है, CG व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है, CG व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे होगे, CG व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो देखिए, ये दोनों चीज़ों में ना टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है हाउ टू मैनेज द टाइम, और मैं 100% इस बार की गारंटी देता हूँ कि यूट्यूब पे है ना खोजते रहते होंगे हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम, और मिलता भी होगा। सुबह उठो, समय सारणी बनाओ, ठीक है, सारा चीज़ करो। मैं आपको बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। अरे क्या बोल रहे हो यार, कोई नया इंसान हो गया, कैसी बातें कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। मैं बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, सारा खेल एनर्जी मैनेजमेंट का है। क्या बोला मैंने? टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करूं क्या? कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी को हमको सही दिशा में डालना है। चलो देखते हैं।
सुबह उठे, आपका शेड्यूल के बारे में बात करें। सुबह उठे, सबसे पहले क्या किए? सुबह उठ के आप कर रहे हो, सबसे पहले मोबाइल छू रहे हो अपना, मोबाइल में देख रहे हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, ठीक है। कौन आपको मैसेज किया, ठीक है, किसको आपने रात को मैसेज किया था वो आपको रिप्लाई कर रहा है, क्या सारा चीज़, ठीक है, वो सारा चीज़ आप देख रहे हो, खुश हो रहे हो अंदर अंदर, ठीक है। उसमें आपने 15 से 20 मिनट, आधा घंटा दे दिया, ठीक है। ज़्यादा चले जाता है कई बार, और हम बेड में रहते रहते सारा चीज़ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये सारा मोबाइल चलाना। उसके बाद उठते हैं, जैसे तैसे ब्रश करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है और दिन भर वो शेड्यूल शुरू होता है, ठीक है। अब देखो, हो सकता है दिन में आपको कोई कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आ गया, हम भी उसके ऊपर गुस्सा हो गए और हमारा बहुत सारा एनर्जी बर्बाद हो गया। क्या बोला मैंने? हम उसके ऊपर गुस्सा हो गए, वो हमारे पर गुस्सा हुए और हमारा बहुत सारा एनर्जी जो है वो बर्बाद हो गया, ठीक है। आपने ध्यान दिया, कई बार गुस्सा करने से एक थकावट सी फील होती है दिमाग में, ठीक है, मतलब शरीर पूरा थका टाइप का फील होता है। कारण क्या है? उसमें बहुत एनर्जी जाता है, ठीक है। विराट कोहली को भी मतलब पहले बहुत गुस्सा आता था, आज भी गुस्सा दिखाते ज़रूर है, लेकिन उन्होंने अपना एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया अपने किस चीज़ में, अपने आप को बेस्ट बनाने में, ठीक है। इसीलिए विराट कोहली ने अभी जब कल ही एक शतक और मार दिया, ठीक है। तो देखो, पॉइंट मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, हमारा इधर उधर कहीं ना कहीं ध्यान जाते रहता है, ध्यान हमारा भटका हुआ है। कभी हम मोबाइल चला रहे हैं, कभी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा, अरे एग्जाम कब होगा, ठीक है, CGPSC का तो आ गया है, लेकिन ये व्यापम का एग्जाम कब होगा, इतने दिनों से अटका पड़ा है, कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेकंड यहाँ पर आंसर ये है कि जब तक आप प्रिपेयर्ड ना हो जाओ, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, डोंट आस्क, ठीक है। एंड मतलब आप किसी को भी मत पूछो, आप अपने आप से पूछो, ठीक है, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ। आप यहाँ पर मतलब आपको प्रिपरेशन देखना भी है ना, तो आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस की ऐप में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो भी मतलब ये है ना अपने एग्ज़ाम वाले जो भी हैं टेस्ट सीरीज़ हैं, वहाँ पर जाकर अपने टेस्ट सीरीज़ को दो ना, और जब टेस्ट सीरीज़ दोगे आप, ठीक है, और उसमें आ रहा है मान लो, ठीक है, 150 में 100 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो कुछ समझ में भी आता है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो। अगर नहीं आता है तो अभी आप, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं इनफ प्रिपेयर्ड हूँ, और आंसर आ रहा है अंदर से नो, मैं नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा आपको फोकस करना है प्रिपरेशन के ऊपर। 8 घंटे से कम, 6 से 8 घंटे से कम तो पढ़ाई करना ही नहीं है। और 2x में पढ़ाई करते हो, मान लो आपने योगेंद्र साहू का ऑनलाइन क्लासेस ले लिया है, ठीक है, 1.5x या 2x में पढ़ाई कर रहे हो, तब भी आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ट्रिक्स के जरिए सारा चीज़ तो पढ़ाया जाता है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं वहाँ पर। समझ में आया मैं क्या बोला? पहला तो एनर्जी आपको मैनेज करना है, अपना एनर्जी आपका दिन भर में एक ही फोकस होना चाहिए, कब मेरे को मौका मिले और मैं कब पढ़ लूँ, ठीक है, कब मौका मिले कब पढ़ लूँ। कोई गुस्सा हो रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, घर में छोटा मोटा काम करवा रहे हैं, या आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, आप जॉब होल्डर हो, आपको काम बहुत करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले नोट्स उठाओ, योगेंद्र साहू सर के क्लासेस का नोट्स उठाओ, नोट्स तो फ्री में अवेलेबल है, नोट्स उठा के पढ़ते रहो। ये तो कर सकते हो, बार बार रिवाइज करो। कल ही मैंने बोला था रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है ना, पढ़ाई एक बार में कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। नहीं समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आता यार फर्स्ट बार। और ये तो सारे इतिहास जो है, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ये मतलब जितनी भी आप ले लो ना, वो सारे फैक्ट से भरे, पहली बार में याद नहीं होगा, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना एनर्जी मैनेज करना है। एनर्जी मैनेज हो गया तो टाइम मैनेज हो जाएगा। सही टाइम में सो, सही टाइम में उठो। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके मोबाइल में एक सेक्शन होगा, ठीक है, जिसे मतलब कितना टाइम आप यूज़ किए हो वो दिखाता है, ठीक है। आप देखना उसमें, अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने में आदी हो गए या व्हाट्सअप चलाने में ज़्यादा आदी हो गए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो जो सेक्शन होगा कम से कम 3 घंटा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घंटे होगा। कितना बोला? कम से कम 3 घंटा, जो कि बहुत रेयर केस में पॉसिबल है। आप दिन में पूरे 24 घंटे में अगर आप 6 से 7 घंटे भी सो रहे हो, उसमें से आप 3 घंटे मोबाइल चलाओ, दिस इज इट पॉसिबल, ठीक है। उसमें भी यूट्यूब में अगर आप सर के क्लासेस देख रहे हो तो समझ पे आ रहा है, बाकी सारा चीज़ कर रहे हो तो समझ पे आ रहा है, लेकिन आपका फेसबुक इंस्टाग्राम में आपका टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भैया अभी से समझ जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए जो ये बोलना चाहिए सिलेक्शन है वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। सो इतना आपको समझ लेना है, क्या मैनेज करना है, एनर्जी मैनेज करना है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी राइट नाउ, ठीक है, अपना ध्यान भटकाओ मत, ठीक है, और प्रिपरेशन हाई लेवल पे रखो, कब एग्जाम आ जाएगा यू डोंट नो, ठीक है। तो ये आज का ज्ञान था, देना ज़रूरी है ताकि आपका प्रिपरेशन, क्योंकि वी आर द एस्पिरेंट्स, हम सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो हमको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत की पर प्रभुत्व किस वर्ष में प्राप्त की थी, ठीक है, 1857, 58, 1859 या 60। आगे देखते हैं।
ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत पर प्रभुता वर्ष 1858 में सिपाही विद्रोह के पश्चात प्राप्त की थी। 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। तो आंसर होगा 1858। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? ठीक है, जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति या व्यर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसी काम के लिए विदेश गए थे। ठीक है, और मतलब राजा राम होने गए थे उस समय। ठीक है, और इसी बीच उनके भाई की मृत्यु हो गई। इसके बाद समाज के ठेकेदारों ने सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया। कितना बुरा लगा होगा अगर वो अपने भाभी से कनेक्टेड होंगे तो, कितना ज़्यादा आप फील भी कर सकते, सोच के देखो। ठीक है, कोई पर्सन मतलब किसी काम से विदेश गए हुए हैं और उसी टाइम उनके भाई की डेथ हो गया, एक पहला दुख, सबसे बड़ा दुख। उसके बाद अगर अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो उनको जिंदा जला देना सती प्रथा के नाम पर। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज कर दिया। ठीक है, उनका दिल टूट गया। तो उसके बाद उनको लगा नहीं, अब तो ये इसको बंद कराना ही पड़ेगा, और उन्होंने सती की कुप्रथा को बंद करवाया। सेकंड नंबर का आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे? स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने भारत के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, फिर से आंसर यहां पर है, राजा राम मोहन राय ने अपने समय में विशिष्ट समाज सुधारक थे। ठीक है, और 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया। तो आंसर तो हमारा राजा राम मोहन राय है। ठीक है, इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं से बटी हुई जनता को एकजुट करना और समाज की में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना था। क्योंकि देखो, डिटेल्स में अगर हम जानेंगे ना तो माइंड में हमारा छप जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को, ठीक है, बंद करा दिया, जैसे सती प्रथा, बाल प्रथा, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक। ठीक है, सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम पर जाना गया। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। ठीक है, उन दोनों के बीच मतभेद के कारण केशव चंद्र ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से स्थापना की। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हमको मिल गया, वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र, ठीक है, केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे देखते हैं। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, यहां पर मिल गया हमको आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कब किया हुआ था? ये लिखा हुआ है 1875 लिखा हुआ है। हाँ, इसको तो एक ही बोलते हैं, इसको 8 बोलते हैं, हिंदी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, इसको 7 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं। हाँ, ठीक 1875। ठीक है, मैं बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ठीक है, यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपराओं में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड और अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया तथा स्त्रियों और शूद्रों को यज्ञोपवीत, ठीक है, धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। ठीक है, आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमायन्तम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। ठीक है, तो इसमें है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था? 1909 के, 1919 के, 1935 के या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए देखते हैं। ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आंसर है 1919। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्त थी? ठीक है,
1935, 1919, ठीक है, 1909 या 1858? आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, ठीक है, भारतीय 35 ने भारतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिसने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रदान की गई द्वैत शासन प्रणाली को बदल दिया। ठीक है, तो आंसर 1935 है, इसको लेना है हमको आंसर। ठीक है, और प्रांतीय स्वायत्त अर्थ प्रांतों को एक अलग कानूनी पहचान दी गई थी। तो हमारा आंसर है 1935। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल हमने अराउंड 30 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हम टाइम पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। ठीक है, MCQs का सीरीज़ लाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट देख रहा था, बहुत सारे लोगों का। पहले तो आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 3 वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ठीक है, ऐसे आने वाले टाइम में वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दें आप। ठीक है, ये मेरा पहला आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा चीज़ आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि हम बहुत सारे MCQs का सीरीज़ लाएंगे। इस बात पे आप हमारे पर 100% भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, हम आने वाले टाइम में बहुत सारे MCQs का सीरीज़ लाएंगे। आपसे हमारा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप इन सारे वीडियोज़ को ध्यान से सुने। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है तो 1.5x या 2x में तो सुन ही लो। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा स्पीड ही बोलता हूँ, बट तब भी 2x में भी सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है मेन चीज़। और अपना नॉलेज का जो पैरामीटर है वो बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है अपना नॉलेज का पैरामीटर बढ़ाओ। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास को तो छोड़ेंगे नहीं भैया। ठीक है, एग्जाम में तो ये बहुत अच्छे से हमारा निकलने वाला है। ठीक है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। एंड ये जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जो होता है उसको दबा दो। ठीक है, कब हम अब वीडियो अपलोड कर दें यू डोंट नो, तो अच्छा रहेगा, मिल जाए तुरंत पढ़ाई कर लें। एंड साथ साथ में योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। एक और आइडिया मैं आपको देता हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कहाँ से पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है। मेरा सजेशन तो आपको यही होगा, अगर सर ने टॉप किया है और उसमें से 16-17 बार सर ने टॉप किया है तो उसका कुछ तो कारण होगा। उनके पास ऐसे कुछ नोट्स होंगे, मतलब उनके पास बोलना चाहिए, आप ये समझ सकते हो खजाना पड़ा हुआ है, ऐसा खजाना जिससे आप अमीर बन सकते हो मतलब जिससे आपका जॉब लग सकता है। वो खजाना क्या है पता आपको? वो खजाना है नोट्स। ठीक है, नोट्स के जरिए अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप गजब तरीके से कहर ढा सकते हो, आपका जॉब लग सकता है। तो यार नोट्स को तो बिल्कुल भी आप, है ना, मतलब अवॉइड मत करो। आज सारे नोट्स को डाउनलोड कर लो और आप देखोगे नोट्स इतना ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इतनी अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है ना सारा नोट्स, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो आपका मेन मुद्दा होना चाहिए नोट्स को क्या करना है, पहले तो डाउनलोड करो। मोबाइल में मत पढ़ो यार, मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, आपके घर पर प्रिंटर होगा तो उससे निकाल लो, ब्लैक एंड व्हाइट वाला प्रिंटर भी होगा तो उससे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कर लो। और साथ साथ में अगर आप नोट्स को पढ़ोगे, और कई बार क्या होता है कई चीज़ें सारे दिमाग में नहीं आएगी, तो आप ऑनलाइन कोर्स CG व्यापम फुल कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं है। ठीक है, घर बैठे बैठे यार, इतने अच्छा आपका किस्मत है कि घर बैठे बैठे आपको एक टॉपर पढ़ा रहे हैं और उससे आपको सारा नॉलेज मिलेगा। तो 100% मुझे लगता है कि आपको कोर्स भी ले लेना चाहिए, और कोर्स लेने के बाद आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।